अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द नोट्स ऑफ फॉर्मल शो की एक और एपिसोड में अरशद जुबैन हाज़िर खिदमत है। आज की इस एपिसोड में हमारे गेस्ट बहुत ही यंग माशाल्लाह, यंग एंड टैलेंटेड कहूँगा। थोड़े ही अरसे में अपनी पहचान बनाना, अपना ट्रेडमार्क लॉन्च करना, उसको नेशनल लेवल पे लेके जाना, तो ये एक इंस्पायरेशन मैं समझता हूँ काफ़ी यंगस्टर्स के लिए होगी। हमारे साथ मौजूद हैं द फाउंडर एंड CEO ऑफ टैपिड कार्ड, मिस्टर शरियार। शरियार, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome. Thank you for having me. सो शनियार, क्वेश्चन तो हम वैसे पूछते ही रहेंगे आपके डेबिट कार्ड से हवाले से भी, लेकिन पहले तो मुझे यह बताएं कि आपकी ये मसला चेस्ट गुड लुकिंग और ये सब चीज़ें, ये लाइक इसकी क्या राज है, क्या ऐसा आप करते हैं इसके लिए? इसका फिज़ीक का तो कोई ख़ास राज नहीं है, बस यही है कि मैं कश्मीर से हूँ, तो हमारी बचपन से एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह में रही हैं। सही सही। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द थिंग दैट इज़ मे बी द रीज़न आप अच्छी लग रही हैं, बाकी तो इट्स ऑल गुड। वो आप नो डाउट आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं ना। मैं जितना जब से एयर में आया हूँ वो आपको भी देख रहा हूँ, और आपके डेबिट कार्ड को भी देख रहा हूँ माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा इस डेबिट कार्ड के बारे में बताएं कि लाइक ये बेसिकली है क्या चीज़ है, कब बनाया, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका ये थीम क्या है, ये प्रॉपर्ली वर्किंग कैसे करते हैं? सो बेसिकली टैपिड कार्ड है क्या? टैपिड कार्ड इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल शेयर देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। पिछली सेंचुरी से अगर आप बिजनेस के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करना चाहते थे, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते थे? आपके पास एक फिजिकल कार्ड होता था, पेपर कार्ड, जो आप किसी को देते थे, जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, और आप वो बैक करते थे कि वो बंदा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके आपसे गेट बैक करेगा। हम इस प्रॉब्लम में ऐसे आए कि हमारा जो लास्ट बिजनेस था लेडेंजा, उसके अंदर ये था कि मैंने थाउजेंड ऑफ कार्ड्स बनाए थे। बेसिकली हम थ्रिफ्ट मार्केट पे काम कर रहे थे, और आज तक उसकी आज भी मैं घर की सफाई करता हूँ ना, तो उसके कार्ड्स आए हुए मिलते हैं। तो आई वाज रियली कि यार ये इतने ज़्यादा कार्ड्स आया, क्या फ़ायदा है इसका, ये वो ना। एंड व्हेन आई फर्स्ट मैंने मेट्रो देखा, आई वाज रियली इंस्पायर्ड कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से टैप किया और हमारा सारा कुछ मतलब उसने जाने दिया, उसने ट्रैक कर लिया। तो वी कम अप विद अ सोल्यूशन कि क्यों ना हम इन कार्ड्स को रेवोल्यूशनाइज करके एक ऐसा कार्ड बनाए जो आपने सिर्फ टैप करना हो और आपकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास शेयर हो जाए, और आपको दूसरे को ये ओपी बैक कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। बेसिकली ये है बेसिकली डेबिट कार्ड। तो अच्छा, ये आपने स्टार्ट ऑब्वियसली काफ़ी अर्सा पहले लिया था, तो वो क्या मुश्किलात थी, वो क्या हार्ड वर्किंग सी लाइक आपको फेस हुई, या वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपको इसमें नज़र भी आई, साथ मिलती भी नहीं ग्रो करने के लिए इसको? अच्छा, तो बेसिकली ये जो एक प्रॉपर स्टार्टअप्स का देखा जाए, आई एम बीइंग इनटू बिजनेस व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मुझे क्रिकेट का शौक था, तो मैं टूर्नामेंट्स करवाता था डिफरेंट अपने इलाके के अंदर। हमने अपना एक ग्राउंड बनाया था बिल्कुल अलग। हम डिफरेंट, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल से जो ट्रॉफीज जीतता था वो मैं वहाँ पे बैठ करता रहता था। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम आया था तब से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड प्रॉपर स्टार्टअप है। तो आपका सवाल ये था कि मैंने इसको शुरू, तो बेसिकली आपने क्या मुश्किलात पेश आई स्टार्टिंग में और सब कुछ? जब हमने इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहली मसला जो हमें आया वो आया डिफरेंट इंक्यूबेशंस का मसला। मेरी दोस्त है, उन्होंने भी मेरे साथ स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो वो गए थे NSTP के अंदर, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, और मैंने अप्लाई किया था एक डिफरेंट इंक्यूबेशंस के अंदर। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि इंक्यूबेशंस वुड बी सेम, शुरू में सेम होंगे, इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरे और उसके इंक्यूबेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इंक्यूबेशन बहुत काम कर रहा है, और हमारा इंक्यूबेशन जिसमें मैं इंक्यूबेटेड था वो ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से बीइंग इनटू द रेस, उस सारी जर्नी का पार्ट बराबर रहने के लिए जो सेल्फ लर्निंग की ना, दैट वाज अ हार्ड जर्नी, बट उसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा एज मिल गया है कि चले एक एक चीज़ स्क्रैच से हमने खुद सीखी हुई है, चाहे वो वाई कॉम्बिनेटर से सीखी हुई है यूट्यूब चैनल से, या वो हमने डिफरेंट लोगों के पास जाके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाके हासिल की है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम कम इज़, कोई भी बंदा स्टार्टअप कर रहा है, चूज़ योर इंक्यूबेशन वेरी वाइजली। उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका इंक्यूबेशन है, आप उसी हिसाब से मोटिवेट और ग्रूम होते रहते हैं। इस टाइप के डिफरेंसेस किस बेसिस पे हैं इंक्यूबेशन इन मोस्टली पाकिस्तान? अगर हम बात करें इस्लामाबाद हुई तो भी आजकल मोस्टली दूसरे चौबन के हुए, तो आप की डिफरेंसेस किस बेसिस? अच्छा, मेरे ख्याल से जो आपके पास डिफरेंस इंक्यूबेशंस के अंदर आते हैं वो सिर्फ रिसोर्सेज के ही आते हैं। वो ये है कि अब नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, NIC पेशावर, NIC का वो नेटवर्क है,
एयर यूनिवर्सिटी का अपना बिजनेस बिग है, हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन बिग होता है। उसके बाद नी कैट है, ये पाकिस्तान के बड़े इंक्यूबेशंस में आता है। लेकिन ये जो प्राइवेट इंक्यूबेशन है जैसे NSTP या NIC नेटवर्क या नी कैट, ये इनका पर्पज़ ही बिज़नेस को डेवलप करना होता है। तो इनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, इनके पास टीम भी अच्छी होती है बानिस्बत एक एकेडेमिया का इंक्यूबेशन सेंटर किसी यूनिवर्सिटी का। तो रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं। नी कैट के पास इस वक्त बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है जो ओल्ड एयरपोर्ट में। तो ये डिफरेंस आते हैं रिसोर्सेज के। तो इस पूरे सफ़र में ऐसा कोई मेंटर आपके साथ हो या किसी की मेंटरशिप आपको मिली हो कि जिसने आपको ऑब्वियसली इस सफ़र में काफ़ी आसानी कर दी हो? यकीनन होगा कोई। आपकी स्माइल अजीब सी बता रही है मुझे तो। मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं जब 4th सेमेस्टर में था ना, मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया था। वो मैंने क्यों किया था? क्योंकि मैंने जब मुझे फाइनेंस से रिलेटेड मसला, आई एम नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, तो मैंने अपने डायरेक्टर को कहा कि मुझे कोई बंदा दें जो मुझे फाइनेंस के बारे में नॉलेज दे सके। तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके डीन से मिलवाया कि आप इनसे फाइनेंस के क्वेश्चन। जब मैं उनसे क्वेश्चनिंग करने गया तो मैंने नोट किया कि ही डजंट नो द आंसर्स, द इंडस्ट्रियल आंसर्स। मतलब मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप न्यू शेयर्स कैसे रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो उनको बुक आंसर्स पता थे लेकिन उनको इंडस्ट्रियल आंसर्स नहीं पता था। दैट वाज द टाइम आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड कि अगर नीम्स का ये हाल है तो मुझको पढ़ाई नहीं करनी, मैं छोड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा यार अब हाफ वे थ्रू कर लो, हाफ वे फिर जो मर्जी दिलाए करते रहना। मैंने कहा ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि वो 1 साल की जर्नी जिसमें मैं इंक्यूबेशन में था लेकिन इंक्यूबेशन कोई काम नहीं कर रहा था, सेल्फ लर्निंग के लिए मैं बहुत लोगों के पास गया लेकिन ऐसे कोई ख़ास बंदे नहीं मिले जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि जिन्होंने कोई हाथ थामा हो। लेकिन हाँ, मैं क्रेडिट दूंगा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर, उनकी होल टीम, ग्रेट टीम, हेल्प मी विद एवरीथिंग। फरहद, मैम आयशा, सरासिम, उसके बाद इलम खान इज़ माई बिजनेस कोच राइट नाउ। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे एक नोटेबल प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए। दैट्स ग्रेट। तो अब जैसा कि आप एज यू नो कि टैपेट कार्ड की माशाल्लाह टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ। आपने उसको इस स्क्रैच से बिल्डिंग की है जैसे जिक्र किया। तो टीम बिल्डिंग में क्या मुश्किलात हैं? ये टीम बिल्डिंग कैसे किया आपने? लाइक किस तरह से लोग जुड़े, कहाँ से दोस्त पकड़ा, दोस्त को बुला लिया, या फिर कोई किसी को कह दिया हाँ भी आओ यार इसको प्रमोट कर दो, यही क्या सिलसिला था सारा? अच्छा, तो इसमें मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसला और प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो आपकी पीपल मैनेजमेंट में ही आती हैं। जब एक फाउंडर बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ये लगता है कि हैविंग अ बिग टीम इज़ अ अप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग, बट मतलब बीइंग इन स्टार्टअप आपको पता चलेगा बड़ी टीम आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होती है। अच्छे लोग ना होना आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्द होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ये इंटरव्यूज़ लिए, मैंने काफ़ी लोग हायर किए। फ्रॉम फर्स्ट वीक के अंदर 90% लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद दोबारा हायरिंग की, फिर 90% छोड़ के चले गए। तो इट वाज अ रियली डिसअपॉइंटमेंट और एक डिस्करेज हो रहे थे हम कि यार इतने लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, रिटेंशन का, एम्प्लॉय रिटेंशन इतनी अच्छी क्यों नहीं है। अब आके पता चलता है कि स्टार्टअप्स के अंदर एम्प्लॉय रिटेंशन ऐसी ही है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टीम्स चेंज होती रहती हैं, बंदे आते जाते रहते हैं और ये चीज़ चलती रहती है। तो इस चीज़ में डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्टार्टअप में चलता है, बंदे आते हैं, बंदे जाते रहते हैं। एक चीज़ जो मैंने फिगर आउट की वो ये है कि अगर किसी टीचर के थ्रू कोई रेफरेंस आया, सम ऑफ माय एम्प्लॉयज़ जो हैं जो मेरे साथ काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, वो किसी टीचर के रेफरेंस से आए, किसी टीचर ने मुझे कहा इनको रख लो, या मैंने किसी टीचर को मुझे बंदा चाहिए, उन्होंने मुझे बंदा दिया, डैट वॉज द बेस्ट टाइम। वो लोग मेरे साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ये एक मेरा एक समझ लें हाइपोथेसिस क्रिएट हो गया कि टीचर के थ्रू अगर कोई बंदा आएगा वो अच्छा ही होगा। तो अच्छा ही होगा। बाकी यही था कि रिटेंशन कम होती है एम्प्लॉयज़ की, तो ये फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं, तो इसमें पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत। तब ऐसा सोशल नहीं है इसका कि लाइक हम उनको रिटेंशन को रोक सकें थोड़ा सा, या कुछ अर्से तक हमारे साथ हम काम कर सकें? अब आप उनको डिफरेंट चीज़ों में बाउंड कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बाउंड कर सकते हैं। अब आप अपना वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसा रख सकते हैं कि बंदा चाहे कि वो आए और वो काम करे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने फिगर आउट की है वो ये है कि जिस तरह शुरू में आप अपने दोस्तों को पकड़ते हैं कि यार तुम आ जाओ, वो लोग ज़्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाते। वो बंदा जो खुद इंटरेस्ट के साथ आए, ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक फील्ड मेरी खाली है और मैं उसके लिए हायरिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो मैं किसी को भी कहता हूँ यार तुम आके बैठ जाओ, मेरी वो फील्ड बर्बाद होगी। बानिस्बत आई वेट फॉर द राइट पर्सन जो खुद के यार मैं इस फील्ड के लिए आना चाहता हूँ,
वो बंदा ज़्यादा डेडिकेटेड भी होता है और आपका ज़्यादा सर खपाई उस पर कम होती है। तो आपको क्या लगता है आपकी टीम में से ऐसा कौन सा हीरा कहने के जो आपको मिला है जिसकी वजह से आज आप माशाल्लाह या आपकी टीम या टैपिट कार्ड बेसिकली ग्रो कर रहा है और वो अच्छा, मेरा एक एम्प्लॉय है, वो एयर यूनिवर्सिटी के ही हैं, BSSC के हैं। अभी मेरा ख्याल है वो 6 सेमेस्टर में है, 5th में। हाँ, उमर फारूक। उमर फारूक, हाँ, उमर फारूक जो है ना, वो मुझे काफ़ी अर्सा पहले मिले थे। एंड ही इज़ बीन विद मी इन एवरी मतलब के सनशाइन, एवरी रेन, उस सब में वो साथ था। तो उसको बहुत क्रेडिट जाता है जो भी डेबिट कार्ड आज है। तो इसके अलावा कोई ऐसा एम्प्लॉय आपका हर उसमें ना कोई ना कोई शरारती होता है छोटा सा कोई ना कोई शरारत करता ज़रूर है लाइक मजाक में हंसी मजाक करवा रहा है या उसके आने से कहते हैं उन्होंने लगी रहती कोई ऐसा एम्प्लॉय तो होगा आपके उनसे। वैसे तो रौनक तो मेरी वजह से यही रहती है, शुक्र मैंने ही लगाए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ रिसेंटली जो है, क्या रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया, बासित, वो भी एयर के ही हैं। उनके साथ काफ़ी शुक्र मेला लगा ही रहता है पूरी कंपनी में। तो एक एम्प्लॉय भी उनकी वजह से छोड़ के गया था। हम गुड कॉप बैड कॉप एम्प्लॉय पे कर रहे थे शुरू में, तो वो एम्प्लॉय बेचारा डर के भाग ही गया। ऐसी बैड कॉप बने हैं हमारे। जिक्र है वो चलो शानी रहा होगा। अच्छा इसके अलावा आपकी कोई आइडियल पर्सनैलिटी यकीनन मेरी आइडियल पर्सनैलिटी, अगर आप फिक्शनल में बात करें तो हार्वी स्पेक्टर, और अगर आप रियल लाइफ में बात करें तो मेरे खुद के फादर। आई रियली आइडलाइज हिम। अच्छा आपकी ना एक बात भी हमें पता चली है आज ही मैंने थोड़ा सा सर्च आउट किया जाके पता करूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो मैंने सुना कि आप स्केचिंग बड़ी सी करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केचिंग करते हैं। हाँ, तो ज़रा इस हवाले से बताएं कि ये शौक कब शुरू हुआ और कब से आपने इसको कौन कौन से टाइप की करती हुई स्केचिंग हुआ। मुझे लगता है वो सभी पता चल गया, लेकिन चले सीन इस तरह का था कि मैं समझता हूँ जो स्केचिंग है वो मेरी मदर साइड से है। मेरी नानो, मेरी मामा, इन सबको स्केचिंग आती थी, बचपन से शौक रहा मैंने स्केचिंग वगैरह की। बीइंग इन द गेमिंग, मैं गेमिंग की फील्ड में हूँ, और वो गेमिंग की फील्ड में भी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग और मेरी आर्ट्स अच्छी थी। तो जहाँ तक ये बात है, मैंने आज तक कभी अपनी आर्ट को मोनेटाइज नहीं किया, कभी किसी के लिए नहीं बनाई, हमेशा अपने लिए बनाई। और मैं ज़्यादातर वही आर्ट बनाता हूँ जो मेरा मूड कर रहा होता है या मेरा जो दिमाग में चल रहा होता है। तो परसेप्शन आर्ट बेसिकली बनाता हूँ मैं ज़्यादातर। सो आपकी कोई ऐसी एडवाइस आप यंग जनरेशन्स को देना चाहेंगे, यंग स्टार्टअप्स या जो लोग स्टार्टअप्स पे आना चाह रहे हैं तो वो क्या सोच के क्या अपने जहन में मेंटल तौर पे किस तरह प्रिपेयर हों कि स्टार्टअप में भाई क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। यार अब किसी भी बड़े बंदे को उठा लो, एलोन मस्क को उठा लो, जेफ बेजोस को उठा लो, वो बंदे ये कहते हैं कि स्टार्टअप की जर्नी इज़ लाइक अ ईटिंग अ ग्लास। तो ये जर्नी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत मज़े की है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप किस मोटिवेशन से आए हैं। अगर आप स्टार्टअप में आ रहे हैं और आपकी मोटिवेशन पैसे हैं, तो आप थोड़ा सा आपको ना डिस्करेजमेंट मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है आप लोग बिना अर्निंग्स के भी काम कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की स्टार्टअप जो कम्युनिटी है वो बहुत मोटिवेटिव है, काफ़ी बंदे भी अच्छे हैं, काफ़ी काम भी हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है, प्राइवेट लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर चाह रहा है कि वो अब अपना स्टार्टअप रेस कर दे, मैं कहूँगा नाउ इज़ द टाइम, आज ही कर दो, दिस इज़ नथिंग टू वेट, ठीक है। लोग डरते हैं कि यार कल को बंद हो गया तो लोग क्या कहेंगे ना, कि यार स्टार्टअप शुरू किया, बड़े एंटरप्रेन्योर बने थे, तुम्हारा बंद हो गया। यार आपको जितना एक्सपोजर एक स्टार्टअप से मिलता है ना, किसी जॉब से नहीं मिल सकता, क्योंकि यू डोंट वर्क ऑन वन नीच। आप हर चीज़ पे, आप फाइनेंसेस भी देख रहे होते हो, आप बिजनेस भी देख रहे होते हो, आप ग्राफिक्स भी बना रहे होते हो, आप झाड़ू भी लगा रहे होते हो, आप सब कुछ कर रहे होते हो, तो आप एक ऑलराउंडर बनते हो। तो आपको क्या लगता है आप डेबिट कार्ड की आप अगले आने वाले चंद सालों में कहाँ देखते हैं कि डेबिट कार्ड कहाँ तक इसकी रीच होगी और कहाँ तक जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि डेबिट कार्ड कॉन्टैक्ट शेयरिंग करता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, डेबिट कार्ड सिर्फ कॉन्टैक्ट शेयरिंग नहीं करता, आपके प्रोडक्ट हैं, आपके सर्विस हैं, आप उन सब को सेल कर सकते हो जस्ट थ्रू योर कार्ड। एक सिंगल बंदा, एक सिंगल स्टूडेंट या सिंगल इंडिविजुअल अपने कार्ड के थ्रू अपने टैलेंट को मोनेटाइज कर सकता है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक आम मेडिकल स्टोर वाला बंदा है, वो अपने कार्ड के थ्रू अपनी मेडिसिन को सेल कर सकता है। ही डजंट नीड अ वेबसाइट, ठीक है। तो आपका कार्ड आपका पूरा एक मोनेटाइजेशन चैनल बनेगा, ठीक है। और फ्यूचर में हम टैपेट को मेटावर्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, क्योंकि मेटावर्स में भी यू वुड हैव अ आइडेंटिटी,
एक दूसरा आपको वेरीफाई कर सके, डिफरेंट स्टोर आपको वेरीफाई कर सकें. सो टैप इट विल बी द मीन जो आपको एक चैनल से दूसरे चैनल पे NFT जो टैप इट की NFT होगी वो आपको एक दूसरे से वेरीफाई कर रही होगी. तो हम टैप इट को आगे आने कुछ सालों में मेटावर्स के अंदर देखते हैं और डिफरेंट मतलब कि हर बंदा जो अपना टैलेंट मोनेटाइज करना चाहता है या अपना प्रोडक्ट सर्विस सेंड करना चाहता है उसकी जेब में हम टैप इट देखते हैं. अच्छा, अदर देन डेबिट कार्ड फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई और स्टार्टअप चलाना पड़े या आप चाहते हो कि हाँ भी मैं भी शुरू करूँ, तो वो आप कौन सा देखते हैं कि कौन सा करेंगे? अच्छा, अगर आप प्रोफेशन की बात करो ना तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ना होता तो मैं लॉयर होता. सही है. तो ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई हावी स्पेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ये मुझे पहले से ही शौक था. लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टअप की बात करो कि अगर मैं आज कोई और स्टार्टअप भी शुरू करना चाहूँ तो वो रिलेटेड टू टेक ही होगा, क्योंकि टेक की स्केलेबिलिटी किसी भी स्टार्टअप की स्केलेबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है और मज़ा आता है उसमें. तो लास्ट में यही कि जैसे जाते आप जिसमें भी आप देखें ना, कोई आइडिया, मिसाल के तौर मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसको चाह रहा हूँ कि यार उसको बिजनेस मॉडल रेडी करूँ, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें कि लाइक किस किस तरह से हम लेके चलें एक चीज़ को, कि एट दी एंड हम कह सकें हम कहीं इंक्यूबेट करते हैं उसको जाके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा फिर, ताकि जो आना चाह रहे हैं लोग इस फील्ड में वो इस चीज़ को देख सकें, इंस्पायरेशन ले सकें इससे और इसको स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट स्टार्ट कर लें. ठीक है. अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और आप चाह रहे हो कि मैं इसको किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट के अंदर एंटर हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कि आप प्रॉब्लम को एक दफ़ा सही तरह आइडेंटिफाई कर लो. डू योर रिसर्च, कम अप विद योर प्रॉब्लम, कम अप विद योर सोल्यूशन. जस्ट टू थिंग्स कि प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया है, सोल्यूशन क्या आइडेंटिफाई किया है. ठीक है. गो टू अ इंक्यूबेशन सेंटर, किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाएं, अपना स्टार्टअप पिच करें. सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन आपने पिच करनी है. या मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है. वो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या वो एक कम्युनिटी में 10% की प्रॉब्लम है या 1% की प्रॉब्लम है, ये आप उनको बताओ. जब आप वहाँ पे इंक्यूबेट होते हैं तो वो आपको बिजनेस मॉडल कैनवस से लेके इन्वेस्टमेंट रेडीनेस तक तब आपको इंक्यूबेशन लेके जाता है. तो आपका पहला स्टेप स्टार्टअप जर्नी में ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें. उसके बाद किसी अच्छे इंक्यूबेशन में जाके अपने स्टार्टअप वैलिडेशन कहते हैं, क्या वैलिडेट करें कि क्या लोग अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो इंक्यूबेट हुए. वहाँ पे आप प्रॉपर विजन से लेके, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं, इसको 11 स्टेप्स के अंदर किया गया है. आप पहले आइडिया बनाते हैं, फिर आप प्रोटोटाइप करते हैं, प्रोटोटाइप करने के बाद आप प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालते हैं, फिर आप बीटा लॉन्च करते हैं, फिर आप इटरेशंस करते रहते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट पे नहीं आ जाता, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बनता. फिर आप उसका दूसरा लॉन्च करते हैं जो बड़ा लॉन्च होता है. आप इनिशियल कस्टमर एक्वायर करने के बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं. फिर आप अपने इनिशियल कस्टमर निकाल के फंडिंग रेज करते हैं. फंडिंग रेज करने के बाद आप स्केल करते हैं बिजनेस को. फिर पैसों में लेने का प्रोसेस और प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोसेस चलता है. आप नो डाउट नाउ फाउंडर मशीन, तो आपकी अपने पर्सनल एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप लाइक ओबियसली आपकी अपनी लाइफ ही है ना, तो स्टार्टअप से हट के कुछ ना कुछ सोचा होगा आपने. जो चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ ना लॉन्ग टर्म के अंदर, वो ये चीज़ है कि आई वॉन्ट टू बी नोन एज द बेस्ट क्लोजर पर्सन आई हैव एवर सीन. ठीक है. कि आप किसी डील का सोचो, फिर मेरा सोचो, एंड द थर्ड थिंग कम इन योर माइंड इज क्लोज्ड. हो गया. और ये इंस्पिरेशन आई है मुझे मेरे फादर से. मेरे फादर बेसिकली आज़ाद कश्मीर में काउंसलर है ना, और वो हाईली सोशली इंटरेक्टिव पर्सन है. तो हमारे इलाकों के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है जो मेरे वालिद साहब उसके अंदर इन्वॉल्व और मसला हल ना हुआ. ठीक है. जिरके जहाँ पे फेल हुए हैं वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने फैसले किए हैं. और आज मेरे वालिद साहब को कोई देखता है ना और कहता है यार इनको इन्वॉल्व करना है, तो द थर्ड थिंग कम इन माइंड इज सॉल्व, केस क्लोज. राजीनामा करके उठेंगे, ये स्टेजिस टर्म्स पे भी करें लेकिन मसला हल करके उठेंगे. सो दिस इज़ अ मोटिवेशन कि मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई किसी डी का सोचे इसके यारों बंदे का फिर ये बात नहीं सुनी. चलिए इंशाल्लाह ये भी होते हो देखें, उम्मीद है इंशाल्लाह. बस लास्ट मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे कि आपके डेबिट कार्ड की अब तक की लाइक इसको आपने कहाँ कहाँ पिच किया, कितना इसकी अचीवमेंट्स थी, कौन कौन से बड़े बड़े इदारों में जाके इसको इसने रिकॉग्नाइज किया. अच्छा, तो अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द विनर्स ऑफ ऑल रीजनल्स इस्लामाबाद ज़िंदगी प्राइस के 100+ स्टार्टअप्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. अगस्त एंड के ऊपर हम लोग कराची जा रहे हैं टू कम्पीट. LMKT स्टार्टअप शोडाउन है, वो भी स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इवेंट है. वी आर ऑल्सो KP सेलेक्ट हुए हैं, उसके लिए भी हम कराची जा रहे हैं पिच करने के लिए एट द एंड ऑफ अगस्त. उसके बाद ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इवेंट करवाया था स्टार्टअप्स का, ऑल पाकिस्तान था वो.
उसके अंदर हम लोगों ने टॉप 10 पोजीशन ली थी, जो बिजनेस आगे एक बिजनेस एक्सपो हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके अंदर हमने स्टॉल्स वगैरह भी विन किए थे। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जहाँ हम जीत के आए हैं अपने स्टार्टअप्स को। अगर आप हमारे कस्टमर्स की बात करें तो नी कैट के तकरीबन जितने NIC के जितने डायरेक्टर्स हैं ये हमारे कस्टमर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कंपनीज LNKT, इवाम एंड सांगास, ये हमारे कस्टमर हैं। फेसिट हमारे कस्टमर्स हैं। इवन क्या कहते हैं, नी कैट वाले हमारे कस्टमर्स हैं। तो जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, इंक्यूबेशंस हैं और ये कंपनीज हैं, ये हमारी कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स एन अमेजिंग जर्नी। मेरी दुआएं ओबीसी डेबिट कार्ड के साथ हैं कि उनकी जर्नी आगे इस तरीके से बढ़ती रहे, जो आगे कंपटीशंस आ रहे हैं या जो उनके एम्बिशंस हैं, अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच यार फॉर योर टाइम।